नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं एक स्पेनी लोक कथा 3 सुनहरे संतरे। इस कहानी का अनुवाद किया है सुषमा गुप्ता ने। डूबता हुआ सूरज अपना सुनहरा साया एक सादे से कलई किए गए मकान पर पड़ रहा था कि उस समय 3 भाई सैंतियागो, टॉमस और मैटायस खेतों से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। दोनों बड़े भाई आगे आगे जल्दी जल्दी चल रहे थे क्योंकि उनके पास ले जाने के लिए कोई बोझा नहीं था, और उनका छोटा भाई उनके पीछे धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि उसके कंधे पर गेहूं की बालियां रखी हुई थीं। जब वे तीनों घर पहुंचे तो उनकी माँ सारा ने कहा, बैठ जाओ बेटे और थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम तीनों से कुछ बात करना चाहती हूँ। जब वे थोड़ी देर आराम कर चुके तो वह बोली, मैं अब दादी बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि अब समय आ गया है जबकि तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढी जाएं ताकि तुम लोग अपना परिवार शुरू कर सको। इसलिए तुम लोग अपने लिए तुरंत ही लड़कियां ढूंढना शुरू कर दो। तीनों भाइयों ने कुछ सोचते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। वे जानते थे कि सारी घाटी में जो पहाड़ों से लेकर समुद्र तक फैली हुई थी, एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जिसकी शादी न हुई हो। जब वे अगले दिन खेतों पर गए तब भी ये मामला उनके दिमाग में घूम रहा था। मैटायस बोला, क्यों ना हम चलकर उस बुढ़िया से पूछें जो समुद्र के किनारे वाली पहाड़ी पर रहती है। मैटायस के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसके भाई उसकी कही बात पर राजी हो गए, क्योंकि वे तो कभी भी उसकी बात सुनते नहीं थे। तीनों भाई उस पहाड़ी पर जाने वाले तंग रास्ते पर चढ़ते चले गए जहां से समुद्र दिखाई देता था। वह बुढ़िया अपनी गुफा के सामने जहां वह रहती थी बैठी बैठी ऊन काट रही थी। उसने अपना काम जारी रखते हुए उन भाइयों से पूछा, कैसे आए हो? मैटायस ने सादगी और नम्रता से उसको बताया, हम शादी करना चाहते हैं और इस बारे में हम आपसे सलाह लेने आए हैं। बुढ़िया ने पूछा, और तुमको कैसी पत्नियां चाहिए? सैंतियागो तुरंत बोला, मुझको बहुत सुंदर लड़की चाहिए। टॉमस भी तुरंत बोला, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो अमीर हो और सुंदर हो। बुढ़िया ने देखा कि मैटायस कुछ नहीं बोला तो उसने उसकी तरफ मुंह करके पूछा, और तुम्हें? मैटायस बोला, मुझे तो एक ऐसी जवान लड़की चाहिए जो दयालु हो, खुश मिजाज हो और ऐसी हो जिसको मैं बहुत प्यार कर सकूं। बुढ़िया जवाब में बोली, तुम में से हर एक को तुम्हारी पसंद की लड़की मिल जाएगी, पर तुम लोगों को इसके लिए एक साथ काम करना पड़ेगा। फिर वह एक नंगी ढालू जमीन की तरफ, जिसकी चोटी बादलों में छिपी हुई थी, इशारा करते हुए बोली, 3 दिन तक तुम लोग उस पहाड़ी की तरफ जाओगे। उस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक किला है जो संतरे के बाग से घिरा हुआ है। उसमें सारे संतरे अभी हरे होंगे, पर उनमें से एक पेड़ पर केवल एक शाख पर तुमको 3 सुनहरे संतरे लटके दिखाई देंगे। वे तीनों संतरे तुम शाख को बिना कोई नुकसान पहुंचाए तोड़ लेना और तोड़कर उनको मेरे पास ले आना, तो तुमको अपनी अपनी पसंद की पत्नियां मिल जाएंगी। पर याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो पछताओगे। तीनों भाई अगले दिन के सफर की तैयारी करने के लिए जल्दी ही घर लौट आए। अगले दिन उन सब ने अपनी अपनी जेबें गिरियों, खजूरों
और डबल रोटियों से भरी और अपने सफर पर चल दिए। वे सारे दिन चले। जब रात हुई तो रात काटने के लिए वे एक अनाज रखने वाली जगह में रुक गए। वहां वे एक भूसे का बिस्तर बनाकर सो गए। पर थोड़ी ही देर में सैंतियागो चांद की एक किरण के अंदर आने से जाग गया। वह किरण उस अनाज घर के दरवाजे से होकर अनाज घर में आ रही थी। उसने अपने आप से पूछा, मैं यहाँ अपने भाइयों के साथ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? जब हमको संतरे मिलेंगे तो शायद हम लोग उनमें से सबसे अच्छा संतरा लेने के लिए लड़ें। अगर मैं वहां सबसे पहले पहुंच जाता हूं तो मैं उनमें से जो भी मुझे सबसे अच्छा संतरा लगेगा उसे ले लूंगा। फिर मेरे भाई लोग बाकी 2 संतरों के ऊपर लड़ते रहें। ये सोचकर सैंतियागो उठा और सारी रात चलता रहा। तीसरे दिन सुबह सवेरे ही वह किले पर आ गया। तब तक सूरज की किरणें भी उस संतरे के बाग पर नहीं पड़ी थीं। संतरे के सफेद फूल सुबह की रोशनी में चमक रहे थे और जैसा उस बूढ़ी स्त्री ने कहा था, सारे संतरे अभी भी हरे थे। सैंतियागो उन सुनहरे संतरों की खोज में लग गया। तभी एक पेड़ की सुनहरी चमक ने उसका ध्यान खींचा जो किले के दरवाजे के पास लगा था। वे तीनों संतरे पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर असली सोने के संतरों की तरह चमक रहे थे। ये शाख बहुत ऊंची थी और वह उस शाख तक नहीं पहुंच सकता था, पर वह उनको छोड़ने वाला भी नहीं था। उसने पेड़ को पकड़ा और ये देखने की कोशिश की कि वह उसको हिलाकर वे संतरे तोड़ सकता था कि नहीं। पर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि उसका तो हाथ ही उस पेड़ के तने से चिपक गया है। वह तो वहां फंस गया था। उसी समय किले में से निकलकर एक बूढ़ा बहुत सारे चौकीदारों के साथ वहां आया। उसने अपनी जादू की छड़ी उस पेड़ से धीरे से छुआई और सैंतियागो को पेड़ से छुड़ा दिया। पर फिर उसको तुरंत ही उन चौकीदारों ने पकड़ लिया और एक तहखाने में डाल दिया। उस तहखाने से सैंतियागो ने सुना कि वह बूढ़ा अपने आप से रो रो कर कह रहा था, ओ मेरी प्यारी पत्नी, मेरी कीमती बेटियां, तुम कब तक इस तरह से कैद रहोगी? उधर अगले दिन टॉमस और मैटायस सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि सैंतियागो तो उनको धोखा देकर भाग गया था। वे उठकर अपने सफर पर चल दिए। उस दिन शाम को रात को ठहरने के लिए उनको पहाड़ी के एक तरफ एक गुफा मिली, सो वे लोग वहीं ठहर गए। जब मैटायस सो गया तो टॉमस दबे पांव उठा और ये सोचकर वहां से चल दिया, सैंतियागो तो पहले ही चला गया है, पर मैं उसको पकड़ लूंगा। मैं इस बेवकूफ मैटायस को यहीं छोड़ जाऊंगा, फिर ये जो चाहे करे। तीसरे दिन दोपहर को टॉमस किले पर पहुंच गया, पर उसको सैंतियागो वहां कहीं नहीं दिखाई दिया। टॉमस को वहां के संतरों की खुशबू बहुत ही अच्छी लगी। उसने भी देखा कि जैसा कि उस बुढ़िया ने कहा था, अभी सारे संतरे कच्चे थे। तभी उसकी निगाह किले के दरवाजे के पास लगे एक पेड़ पर पड़ी, जिससे रोशनी निकलकर आ रही थी। वह उधर ही खिंचा चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह रोशनी तो उस पेड़ पर लगे 3 सुनहरी संतरों में से आ रही थी। उन सुनहरे संतरों को देखकर तो वह पागल सा हो गया और पेड़ की तरफ लपका। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ने के लिए पेड़ से लिपटा, उसका सारा शरीर पेड़ से चिपक गया और वह तो हिल भी नहीं सका। कुछ पल बाद ही वह पहले वाला बूढ़ा फिर वहां अपने चौकीदारों के साथ आया और अपनी जादू की छड़ी टॉमस के शरीर से छुआकर उसको पेड़ पर से छुड़ा लिया। उसके चौकीदारों ने उसको भी ले जाकर उसी तहखाने में डाल दिया जहां उसका बड़ा भाई सैंतियागो पड़ा हुआ था। इस बार दोनों ने उस बूढ़े को रोते हुए सुना, ओ मेरी पत्नी, ओ मेरी कीमती बेटियों, एक भयानक जादूगर ने तुमको इस तरह कैद कर रखा है। कब आजाद होगी तुम? उधर अगले दिन जब मैटायस सोकर उठा
तो उसने देखा कि टॉमस भी उसको छोड़कर भाग गया है। उसने सोचा कि अब उसको जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि उस समुद्र के किनारे वाली बुढ़िया ने कहा था कि सबको साथ साथ रहना है। फिर भी किले पर पहुंचते पहुंचते उसको तीसरे दिन का तीसरा पहर हो गया। उसको भी संतरों के फूलों की खुशबू आई, तो उनका पीछा करते करते वह भी उन सुनहरे संतरों के पेड़ के सामने आ पहुंचा। उसने सोचा कि उसको वे संतरे जल्दी से तोड़ लेने चाहिए और फिर उसको अपने भाइयों को ढूंढना चाहिए। वह संतरे तोड़ने के लिए उछला और उछलकर वह शाख पकड़ ली जिस पर संतरे लगे हुए थे। उसके पकड़ने से वह शाख टूट गई और पेड़ चिल्ला उठा। उस पेड़ के चिल्लाते ही वह बूढ़ा आदमी अपने कई चौकीदारों के साथ एक बार फिर से बाहर आ गया। वह बूढ़ा आदमी बोला, तुमने तो संतरे पहले ही तोड़ लिए, इसलिए अब मैं तुमको गिरफ्तार नहीं कर सकता। मेटायस ने पूछा, मेरे भाई कहाँ हैं? बूढ़ा आदमी बोला, ये संतरे सारे दरवाजे खोल देंगे। तुम केवल डबल रोटी और पानी ले लो और कुछ नहीं। और हाँ, देखो इन संतरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, नहीं तो वे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। मेटायस किले की तरफ दौड़ा तो उस बूढ़े के कहे अनुसार किले के लोहे के भारी दरवाजे उसके आगे आगे अपने आप खुलते चले गए। किले के अंदर किले की ऊंची ऊंची दीवारें बढ़िया पर्दों से ढकी हुई थीं। मेटायस का ध्यान एक खास पर्दे की तरफ गया जिसमें एक नौजवान लड़की एक घाटी में एक संतरे के बागीचे में खड़ी थी। हालांकि उसका मन वहां से हटने के लिए नहीं कर रहा था, पर फिर भी वह अपने भाइयों की खोज जारी रखने के लिए वहां से आगे बढ़ा। आखिर उसने उनको पा ही लिया। उस तहखाने का दरवाजा जिसमें उसके भाई कैद थे अपने आप ही खुल गया था। सैंटियागो और टॉमस दोनों उसके सामने गिड़गिड़ाए, तुमको अकेला छोड़ने के लिए हमें माफ कर दो। मेटायस बोला, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अब तो बस हमें इन संतरों को समुद्र के पास रहने वाली उस बुढ़िया के पास लेकर जल्दी ही पहुंचना चाहिए। सो सैंटियागो और टॉमस उस किले की शान से प्रभावित होते हुए बेमन से मेटायस के पीछे पीछे हो लिए। मेटायस बोला, हमको किसी चीज को छूना नहीं है। सफर के लिए केवल डबल रोटी और पानी ले लो। पर जब वे मेटायस के पीछे किले के बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी जेबें, जो भी सोने और चांदी की चीजें उनके हाथ लगीं, उनसे भर लीं। मेटायस जल्दी जल्दी बिना खाने और पीने के लिए रुके चला जा रहा था। हालांकि सूरज बहुत गर्म था, पर संतरे ताजा ही रहे। पर इससे पहले कि वे किले से बहुत दूर पहुंचे, मेटायस के दोनों भाइयों ने अपनी डबल रोटी पहले ही खा ली थी और अपना सारा पानी खत्म कर लिया था। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि सफर के अभी 2 दिन और बचे हैं। वह रात तीनों भाइयों ने एक चरवाहे की झोपड़ी में बिताने का निश्चय किया, पर सैंटियागो को रात भर नींद नहीं आई। वह इस बात से बहुत दुखी था कि उसका सबसे छोटा भाई वे संतरे लेकर जा रहा था, जबकि वह सबसे बड़ा था और वह इस काम को नहीं कर सका। सो आधी रात को वह उठा और अपने छोटे भाई के हाथ में लगी संतरों की शाख में से सबसे बड़ा संतरा तोड़ा और अपने सफर पर चल दिया। सैंटियागो सारी रात चला और फिर अगली सारी सुबह चला। जल्दी ही सूरज जोर से चमकने लगा और सैंटियागो को प्यास लग आई। उसको लगा कि वह तो प्यास के मारे मर ही जाएगा। जब वह प्यास और नहीं सह सका तो उसने वह रसीला संतरा खाने का निश्चय किया, पर जब उसने संतरे को बीच में से फाड़ा तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर जवान लड़की निकल पड़ी। संतरे में से निकलते ही उसने उससे डबल रोटी मांगी। सैंटियागो केवल यही कह सका, डबल रोटी तो मेरे पास नहीं है, वह तो मैंने सारी खा ली। फिर उसने उससे थोड़ा सा पानी मांगा। वह फिर बोला, मैंने तो पानी भी सारा पी लिया।
तो मैं अपने संतरे में वापस जाती हूँ और फिर अपने पेड़ पे। ये कहकर वह लड़की उसी संतरे में गायब हो गई और फिर संतरा भी उसके हाथ से निकलकर गायब हो गया। उसके जाने के बाद वह धूल के एक तेज तूफान में फंस गया। अचानक उसके चारों तरफ किले की दीवारें खड़ी हो गईं। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। इतने में ही वे चौकीदार फिर से आ गए और उन्होंने उसको फिर से पकड़कर उसी तहखाने में डाल दिया। इस बीच टॉमस सुबह उठा। जब उसने देखा कि सैंतियागो एक संतरा लेकर वहां से गायब है, तो उसने भी अपने बड़े भाई की देखा देखी वही करने की सोची। उसने भी बचे हुए 2 संतरों में से बड़ा वाला संतरा शाख पर से तोड़ा और वहां से चल दिया। मैटायस आराम से सोता रहा। टॉमस को भी पथरीला रास्ता और खूब गर्म सूरज मिला। जब उससे भी वह गर्मी नहीं सही गई, तो उसने भी मरने की बजाय संतरा खाना ज्यादा अच्छा समझा। जब उसने संतरा छीलना शुरू किया, वह भी आश्चर्यचकित रह गया जब अचानक ही उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की उसमें से निकलकर खड़ी हो गई। इतनी सुंदर लड़की तो उसने पहले कभी देखी नहीं थी। उसके कीमती जवाहरातों और कपड़ों से लग रहा था कि वह बहुत अमीर थी। निकलते ही उस लड़की ने उससे कहा, मेहरबानी करके मुझे थोड़ी डबल रोटी दो। टॉमस तो बस इतना ही बोल सका, मेरे पास तो कोई डबल रोटी नहीं है, मैंने तो अपनी सारी डबल रोटी खा ली। वह लड़की फिर बोली, तो फिर थोड़ा सा पानी ही दे दो। वह दुखी होकर बोला, मेरे पास तो वह भी नहीं है, मैंने तो वह भी सारा पी लिया। वह लड़की बोली, तब मैं पहले अपने संतरे में और फिर अपने पेड़ पे वापस जाती हूँ। ये कहकर वह उस संतरे में गायब हो गई और संतरा वापस पेड़ पर चला गया। उसके गायब हो जाने के बाद टॉमस ने भी अपने आप को धूल के तूफान में घिरा पाया। उसके चारों तरफ भी किले की दीवार खड़ी हो गई और वे चौकीदार उसको भी पकड़कर उसी तहखाने में डाल आए जहां सैंतियागो पड़ा हुआ था। जब मैटायस सुबह जागा तो उसने देखा कि उसकी शाख पर अब केवल एक ही संतरा रह गया है। वह अपने भाइयों के लिए बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, कितने जल्दबाज हैं ये लोग। डबल रोटी और पानी जो उसने बचाकर रखा था, उसके सहारे मैटायस वह गर्म सूखी घाटी पार कर गया। शाम तक वह समुद्र के पास और फिर उस बूढ़ी स्त्री की गुफा तक पहुंच गया। वह बूढ़ी स्त्री बोली, मैं देख रही हूं कि तुम तो पूरी शाख की शाख ही तोड़ लाए हो और तुमने तीनों संतरों को अलग अलग कर दिया है। क्योंकि तुमने मेरा कहा नहीं माना, इसलिए इससे जो आफत आने वाली है उससे मैं तुम में से किसी को नहीं बचा पाऊंगी। मैटायस ने पूछा, पर मेरी पत्नी का क्या होगा और मेरे भाई? वह बूढ़ी स्त्री बोली, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तुम अपने घर वापस जाओ और अपने खेतों पर जाओ। इंतजार करो और हमेशा अपने दिल की सुनो। इतना कहकर वह अपनी गुफा में चली गई। मैटायस दुखी होकर अपने घर लौट आया और अपनी माँ को आकर उसने अपने सफ़र का हाल और अपनी मुसीबतों के बारे में बताया। हालांकि सारा अपने बड़े बेटों के गायब हो जाने के बारे में सुनकर बहुत दुखी हुई, पर वह मैटायस को वापस आया देखकर खुश भी थी। हर सुबह जब मैटायस खेतों पर चला जाता तो एक सफ़ेद फाख्ता आकर सारा के कंधे पर बैठ जाती, जैसे वह उसको तसल्ली दे रही हो। जब सारा अपने घर का काम करती रहती तो वह फाख्ता उसके साथ सारा दिन रहती। इससे सारा को ऐसा लगता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक सुबह जब गर्मियां खत्म हो रही थीं, तो मैटायस खेत छोड़कर जल्दी ही घर आ गया
और माँ से बोला, माँ, मैं एक बार फिर से उस किले पर जाना चाहता हूँ जहाँ मैं पहले गया था। मैं जाकर देखता हूँ कि मैं अपने बड़े भाइयों को वहाँ फिर से पा सकता हूँ या नहीं। फिर उसकी निगाह उस फाख्ता पर जाकर ठहर गई जो उसकी माँ के कंधे पर बैठी हुई थी। उसने माँ से पूछा, माँ, ये फाख्ता कहाँ से आई? माँ बोली, ये तो मेरे पास रोज आती है और जब तुम खेतों पर होते हो तो ये सारा दिन मेरे साथ ही रहती है। मैं इसको ब्लैंक्विटा कहकर पुकारती हूँ। मेटायस ने अपना हाथ बढ़ाया तो वह फाख्ता उसके हाथ पर आकर बैठ गई। वह उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगा तो उसने उसकी गर्दन में एक कांटा सा चुभा हुआ महसूस किया। उसने वह कांटा बड़ी सावधानी से खींचकर निकाल दिया तो वह फाख्ता तो एक लड़की बन गई। वह लड़की बोली, मेरा नाम ब्लैंकाफोर है। हम लोगों को यहाँ से तुरंत ही चलना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है। मैं खुद तुम्हारे साथ उस किले तक चलूंगी। सो वे दोनों किले की तरफ चल दिए। इस बार वहां तक का सफर मेटायस को बहुत छोटा लगा। जब वे दोनों किले की तरफ जा रहे थे तो ब्लैंकाफोर ने मेटायस को बताया कि कैसे उसकी दो बहनें और माँ और वह खुद भी एक नीच जादूगर के शाप में जकड़ी हुई थी, क्योंकि उसके पिता ने अपनी किसी भी लड़की की शादी उससे करने से मना कर दिया था। वह लड़की आगे बोली, ये तो स्त्री का अधिकार है ना कि वह किसी से भी शादी करे जिससे उसका मन करे। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? मेटायस की समझ में नहीं आया कि वह उसको उसकी बात का क्या जवाब दे जो वह उसको चुन ले। जब वे उस संतरे के बाग में पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि बाग के सारे संतरे पक गए हैं, पर ब्लैंकाफोर मेटायस को सीधे उसी पेड़ के पास ले गई जिस पेड़ की शाखा वह पहले तोड़कर लाया था। वहां दो संतरे लटके हुए थे। मेटायस ने ब्लैंकाफोर को ऊपर उठाया ताकि वह उस शाख तक पहुंच सके। ब्लैंकाफोर ने सावधानी से वे दोनों संतरे तोड़ लिए और उनको घास पर रख दिया। जैसे ही उसने उनको घास पर रखा, वे दोनों दो लड़कियों में बदल गए। ये दोनों लड़कियां ब्लैंकाफोर की बहनें थीं। उसी समय वह बूढ़ा भी किले में से बाहर आ गया और अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश हुआ। इतने में वह पेड़ भी हिला और सबकी आंखों के सामने देखते देखते वह एक स्त्री बन गया। तीनों बहनें चिल्लाईं, माँ! उस बूढ़े आदमी ने भी अपनी पत्नी को गले से लगाया और अपनी बेटियों को उनके दोनों गालों पर चूमा। ब्लैंकाफोर बोली, मेरे माता पिता से मिलो और मेरी बहनों से, जेनाइडा और जोराइडा। मेटायस बोला, अब मुझे अपने भाइयों को ढूंढना है। बूढ़े ने किले के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब किले के सारे दरवाजे खुले हैं, तुम अंदर जा सकते हो। मेटायस ने देखा कि उसके भाई सैंतियागो और टॉमस दोनों उस किले के दरवाजे में से बाहर चले आ रहे हैं। मेटायस और ब्लैंकाफोर दोनों ने दोनों भाइयों को नमस्ते किया, पर जब सैंतियागो ने जेनाइडा से पूछा कि क्या वह उससे शादी करेगी तो उसने जवाब दिया, एक बेवकूफ बेकार के आदमी से शादी करने की बजाय तो मैं अकेला रहना ज्यादा पसंद करूंगी। और जब टॉमस ने जोराइडा से पूछा कि क्या वह उससे शादी करेगी तो उसने भी यही कहा, मैं किसी बेवकूफ लालची आदमी से शादी करने की बजाय अकेला रहना ज्यादा पसंद करूंगी। इसलिए महल में केवल एक ही शादी हुई। शादी के बाद मेटायस और ब्लैंकाफोर दोनों अपने उस सफेद घर को लौट आए जो समुद्र के पास था, जहाँ की खिड़कियों के पत्थरों पर उन्होंने जिरेनियम के फूलों से भरे गमले रखे और सारा का दिल खुशियों से भर दिया। किसी को नहीं पता कि सैंतियागो और टॉमस का क्या हुआ, पर अगर हमें उनके बारे में कुछ भी पता चला तो हम तुम लोगों को उनके बारे में जरूर बताएंगे। श्रोताओं,
अभी आपने सुनी एक स्पेनी लोक कथा, 3 सुनहरे संतरे। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।